तो कल एक बार पावर का फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे। सो पावर हमने पढ़ा था कि भाई जब पावर होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को हमने 1 सेकेंड अज्यूम किया था, राइट। और फिर इधर हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव बनती है जो कि ट्रांसवर्स नेचर की होती है, हमने उसको 1 सेकेंड के लिए स्टडी किया है, राइट। तो हमने क्या देखा, 1 सेकेंड में ड्यूरिंग 1 सेकेंड जो हमारा वेव होता है वो x इक्वल टू वीटी डिस्टेंस चला जाता है। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको अगर मैंने l नाम दिया है तो ये हो जाएगा v इंटू 1। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मीटर। जैसे वेव निकला और मैंने उसको पकड़ लिया वहां पे 1 सेकेंड बाद। बहुत अच्छा। फिर हमने देखा ये जो स्ट्रिंग होता है, केबल होता है, वायर होता है, इसके पास लीनियर डेंसिटी होती है जिसको मास बाय लेंथ बोला जाता है। मास बाय लेंथ बोला जाता है, m/l का रेशियो। ठीक है, तो मैं 1 सेकेंड के मास की बात कर रहा हूं तो मुझे लेंथ भी इतनी लेनी पड़ेगी। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो m का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, रो वी। रो वी, ध्यान से देखना, ये मास पूरे वेव का मास नहीं है। 1 मीटर का स्ट्रिंग लिया, पूरी वेव का मास नहीं है, ये सिर्फ उतनी ही वेव का मास है जितना 1 सेकेंड में बाहर निकला है। ना ही वो सिंगल पार्टिकल है, ना ही वो ऑल पार्टिकल है, वो कुछ भी n नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। गॉट इट, बहुत अच्छे। फिर हमने इसको यहाँ यूज किया था, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर टोटल एनर्जी। तो फिर हमने इसको यूज किया हाफ, क्या आया था भाई बोलो, रो v इंटू m ओमेगा a का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पावर कंटेंट ऑफ द वेव। किसी भी वेव में कितना पावर होता है वो इन बातों पे डिपेंड करता है। हाफ, रो मींस लीनियर डेंसिटी, v मींस वेलोसिटी, ओमेगा मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड a मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द। कहीं भी सरफेस एरिया की बात नहीं चली है। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट होती है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा साउंड वेव्स निकल रहा है, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव और बात कर रहा हूँ साउंड वेव्स की, ठीक है। तो ये पढ़ा रहे हम स्ट्रेच स्ट्रिंग में और आपको साउंड वेव्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि साउंड वेव एक्चुअली लॉन्जिट्यूडिनल है, बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव को बोर्ड पे समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कॉम्प्रेशन रेयर सेक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती है और तुम जानते हो लाइंस ड्रॉ करना और लाइंस के थ्रू फिगर समझाना डिफिकल्ट है, इसीलिए हम समझते ये वाली है और उस पे से साउंड वेव्स का अंदाजा लगाते हैं। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड पावर कंटेंट ऑफ द वेव। सिमिलरली हमने फिर इंटेंसिटी ऑफ द वेव पढ़ा था कि भाई इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन सरफेस एरिया, या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं। करेक्ट। तो फिर सरफेस एरिया में और म्यू में कैसा रिलेशन निकला था, याद करो कि हमारे पास मटेरियल डेंसिटी भी होती है। मटेरियल डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो ये वॉल्यूम को हाउ कैन यू राइट, अगर ये वायर सिलेंड्रिकल वायर जैसा है तो इट कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। शायद हमने स्मॉल ए से डिनोट किया होगा पावर बाय एरिया, सो आई कैन राइट ए इंटू एल। सो m बाय एल की जगह पे हमने क्या लिखा था, रो लिखा था, रो, राइट। तो रो बाय ए कैन बी सॉरी म्यू बाय ए कैन बी रिटन एज रो, म्यू बाय ए कैन बी रिटन एज रो। सो इंटेंसिटी बन जाएगा हाफ, हाफ म्यू बाय ए की जगह पे रो वी, बाकी सारी टर्म एक जैसी। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। और पावर से ज्यादा इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एरिया चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। करेक्ट। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अपर वन। बस ऐसे याद रखो, हाफ एम वी स्क्वायर है दोनों की फॉर्मूला। ऊपर वाले में मास की जगह रो वी आया है और नीचे वाले में सॉरी इसमें रो वी आया है इंटेंसिटी के फॉर्मूला में, और ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या है भाई, म्यू वी आया है। म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी और रो मतलब मटेरियल डेंसिटी। समझ गए बात को?
क्लियर? ये कल हमने देखा था। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी? बोलो बोलो बोलो। ये नीचे देखा गया, नीचे दिखाई दे रहा है आपको। सो दिखाई दिया मुझे, क्या दिखाई दिया मुझे कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर होती है। यस, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। तो अभी मैंने 10 मिनट पहले चर्चा की थी कि कौन कौन एक ही थाली के चट्टे बट्टे भाई, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, वो जो चिल्ला रहा था। तो फिलहाल हमने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में देख लिया रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। कौन सी टर्म आती है वहां पे? स्क्वायर टर्म आती है। बताओ भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कमेंट फास्ट, बोलो बोलो बोलो, कमेंट फास्ट। बहुत अच्छे। चलो, अब इसी से रिलेटेड टर्म है, कौन सी टर्म है भाई? लाउडनेस। छोटा सा टर्म है लाउडनेस, जिसको आम भाषा में हम चिल्लाना बोलते हैं। बहुत चिल्ला रहे हो, लाउडनेस। अब ये लाउडनेस शब्द क्यों आया है और इसके मीनिंग क्या होते हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे हमारा जो अभी सिस्टम है, मतलब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, हम एक शांति से सुन रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा शोर करने लगे, ठीक है, बातें करने लगे, तो क्या होगा? हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक स्टूडेंट के कारण पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? भाई लाउडनेस कम करो, चिल्लाओ मत, राइट? मैं उसे डांटूंगा। तो वो थोड़ा सा बात करना हमारे सिस्टम के लिए क्या हो गया है? लाउड हो गया है, लाउड हो गया। आर यू गेटिंग दिस? जस्ट लाइक लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी में हम बैठते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी गए हो ना कभी? तो लाइब्रेरी में जब हम बैठते हैं और कुछ स्टडी करते हैं और कोई बातें करने लगता है, तो लाइब्रेरियन फटाक से बोलता है उसको, डोंट स्पीक, बात मत करो। या हॉस्पिटल्स में देखते हैं आप कि भाई पेशेंट को प्रॉब्लम होगी इसलिए वो बात नहीं करने देते, तो वहां के लिए वो लाउडनेस है। लेकिन जरा इमेजिन करो, अगर हम किसी हम स्टेडियम पे गए, किसी हम स्टेडियम पे गए मैच देखने, ठीक है, और हम चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं नॉर्मली, तो क्या हमें कोई बोलेगा कि भाई बातें मत करो, चिल्लाओ मत? समझ आ रही बात? सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड हम कहाँ बैठे हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग लाउडनेस चेंज होती है। तो लाउडनेस इज ऑलवेज कंपेरेटिव। लाउडनेस में जो इंटेंसिटी होती है ना, वो हमेशा कंपेरेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट बता देता हूँ लाउडनेस का। यूनिट डेसिबल्स होता है, डीबी, डीबी डेसिबल्स, ठीक है, उसका इतना लोड मतलब डेसिबल्स। तो लाइब्रेरी की डीबी अलग होती है, मतलब लाइब्रेरी में जो शांतता होती है, साइलेंस होती है, वो एक लेवल पे होती है। उससे तुम ऊपर जाओगे तो लाइब्रेरियन को लगेगा कि भाई बातें चल रही है, लाउडनेस हो गई है, वो हमें डांट देगा। हॉस्पिटल्स की लाउडनेस अलग होती है, वहां तक की रेंज में रहोगे, जब पेशेंट से हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं डांटेगा, हमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा जोर से बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हम स्टेडियम की लाउडनेस ऑलरेडी हाई है, वहां की इंटेंसिटी ऑलरेडी नॉर्मल इंटेंसिटी हाई है। अब वहां हम उस पर्टिकुलर रेंज में बात भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही बात समझ में? तो लाउडनेस हमेशा एक कंपेरेटिव टर्म होती है, जिसमें हम इंटेंसिटीज को कंपेयर करते हैं। किसको? इंटेंसिटीज को, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज लाउडनेस। तो भाई लाउडनेस कैसे निकाला जाता है, तो मैं लाउडनेस का फॉर्मूला बता देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन ईयर जो होते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं? ह्यूमन ईयर कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्स कर सकते हैं? वेरी गुड हो। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के हमारा बॉडी, हमारा ईयर रिस्पॉन्ड कर सकता है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, किलो बोले तो 20,000 हर्ट्ज होगी, राइट। अगर कोई फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है, इंफ्रासोनिक। कोई इससे ज्यादा होगी
वो भी हमें सुनाई नहीं देगी, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, बैट और जो डॉग्स होते हैं बोलते हैं ना अर्थक्वेक वाली वेव सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो यही रेंज में हमारे कान वर्क करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जो लाउडनेस सुनाई दे रही है वो इसी रेंज की सुनाई देती है। और ऐसा क्यों है? ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन बीइंग के जो ईयर्स बनाए गए हैं तो पर्टिकुलर रेंज के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि वो सरवाइव कर पाए, ताकि वो उसको झेल पाए। वरना क्या होगा, अर्थक्वेक की वेव्स इतनी डेंजर निकलेगी कि वो हमारे हो सकता है कान को डैमेज कर दे, ईयर को डैमेज कर दे। माइक्रोवेव से निकलने वाली हो सकता है इतनी डेंजर वेव निकले कि वो हमारे उसको ईयर को डैमेज कर दे। समझ रही बात? सैटेलाइट से हो सकता है इतनी हार्मफुल रेज आए कि वो हमारे ईयर को डैमेज कर दे। इसीलिए हमारे जो ईयर डिजाइन है नेचुरली वो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ही डिजाइन है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक एडल्ट पर्सन में और एक छोटे बच्चे में जब वो पैदा होता है, बर्न होता है, एक और एडल्ट पर्सन में किसके ईयर जो होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं? एक बेबी बर्न में और एक एडल्ट पर्सन में किसके कर्न जो ईयर होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं? ठीक है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर है। जो छोटा बच्चा होता है ना उसके जो ईयर होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब हो सकता है वो 20 किलो हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से नीचे भी सुन ले। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी दुनिया में आया है, उसे पता ही नहीं यहाँ क्या क्या बातें चलती है, कौन सी बातें सुननी है, कौन सी बातें नहीं सुननी है। उसके कानों को अभी इंस्ट्रक्शन मिली नहीं है। अरे गेटिंग? तो वो बच्चा इतना रोता इसलिए भी है, वन ऑफ द रीजन ये भी है कि उसको बिना वजह की भी आवाज सुनाई देती है। जैसे आजू बाजू कोई, जैसे हॉस्पिटल में ही बच्चा है और वहां पे मशीन शुरू है, ठीक है, कोई ऐसी मशीन है जिससे वेव्स निकल रही है, भला वो नॉन हार्मफुल हो बट वो उसे सुनाई दे रही है, तो वो उससे भी डिस्टर्ब हो रहा है। आर यू गेटिंग थिंग्स? और बाद में जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग वो एडल्ट होते जाता है, उसके जो रेंज होती है वो कम होते चलती है, क्योंकि हमें पता है हम एक ही टाइप की सोसाइटी में रह रहे हैं, हम वही वही आवाजें सुन रहे हैं, हमें इंसानों की आवाज सुनने की आदी हो गए हैं, तो हम पर्टिकुलरली उस रेंज में स्टिक हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रैक्टिस वाली बात है कि हैबिट हो जाती है बॉडी को उस रेंज में ढलने की। क्लियर? और शायद एडल्ट होने के बाद वो उससे भी कम हो जाती है, मतलब 20 से 20 किलोहर्ट्ज से भी कम हो जाती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कल्चर और बाकी चीजों में। क्लियर? और ऐसा जरूरी भी है, वरना क्या होगा, इतनी सारी बातें हमारे आजू बाजू होती है, ठीक है, बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो यहीं से आया है। ठीक है, सो वरना हम सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक, अगर हमने हमारे बारे में भी सुन लिया कि हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, जैसे अगर सोचो कि अगर पता चलता कि भी ओम के बारे में लोगों के लिए क्या फीलिंग्स है, कि भी ओम कैसा लड़का है, ओम कैसा है, हमारा दोस्त है, ठीक है, और अगर ओम दूसरों की दिलों की धड़कन सुन पाए कि व्हाट दे थिंक अबाउट हिम, तो कैन ओम सरवाइव? कमेंट करो तो, क्या ओम जिंदा रह पाएगा? हाँ भाई ओम, अरे नहीं बोल रहे? हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भैया लाउडनेस का सिंबल कभी एल होता है, कभी बीटा भी होता है। ठीक है, बीटा या एल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 10 log 10 10 log⁻10 I by I0 I/I0। ठीक है, फॉर्मूला मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, डेसिबल ये इसका यूनिट है, शॉर्ट में इसको डीबी बोलते हैं, डीबी। स्मॉल डी कैपिटल बी, स्मॉल डी कैपिटल बी, उस पर ज्यादा आरएनडी मत करो, स्मॉल डी की और कैपिटल बी की सिंबल है। फॉर्मूला देखो क्या है, 10 log 10, ये लॉग है, 10 log⁻10 I/I0। I0 और I क्या है? तो भैया I0 होता है थ्रीशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रीशोल्ड ऑफ हियरिंग मतलब, समझो बात को, थ्रीशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रीशोल्ड तुम्हें याद होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को शब्द दिया था हमने, थ्रीशोल्ड। यहाँ भी थ्रीशोल्ड का मतलब मिनिमम ही होता है। थ्रीशोल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे भी? मिनिमम। तो ह्यूमन ईयर
कौन सी मिनिमम इंटेंसिटी को सुन सकता है, वो हमारे लिए बेस लाइन हो गई। जैसे मैंने बोला ना, लाइब्रेरी की साइलेंस को हमने बेस माना, अब उससे ज्यादा आवाज निकलेगी तो लाउडनेस हो गई, कम निकलेगी या रेंज में रहेगी तो नो लाउडनेस। समझ गए बात को? तो ये हमारे लिए कंपैरेटिव है, ये हमारे लिए बेस है। सो व्हाट इज बेस? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी है। जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और ह्यूमन ईयर के लिए इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है, बहुत छोटी, -12 वैट पर मीटर स्क्वायर, वैट पर मीटर स्क्वायर। और जो आई है, आई मतलब पर्टिकुलर इंटेंसिटी, जहां पर तुम लाउडनेस कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी एट विच वी आर कैलकुलेटिंग लाउडनेस। वो इंटेंसिटी जहां पे तुम्हें लाउडनेस कैलकुलेट करना हो। जैसे मैं अगर चिल्लाता हूं यहाँ पे, तो एक इंटेंसिटी बढ़ गई होगी, तो वो इंटेंसिटी को कंपेयर तो करना पड़ेगा ना भाई, किससे ज्यादा है, वो किससे ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो हमेशा एक कंपैरेटिव स्टडी होता है लाउडनेस मतलब। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टडी में तुम जोर जोर से भी बातें करोगे स्टेडियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां की इंटेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, लोअर वैल्यू वहां की ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। तो हम जोर से भी चिल्लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल पोजीशन पे ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। हम थोड़ा भी बात करेंगे तो हमें लगेगा कि भाई लाउडनेस आ गई है। थोड़ी वैल्यू होती है हमेशा मिनिमम। जैसे हम, अगर तुम एक साइलेंट रूम में भी बैठे हो ना, तुम एक साइलेंट रूम में भी बैठे हो ना, तो क्या वहां पर जीरो साउंड होता है? बोलो बोलो। क्या वहां पर जीरो साउंड होता है? बिल्कुल भी नहीं। जीरो साउंड जैसा हमारे यहाँ कोई शब्द है ही नहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। जीरो साउंड के लिए एक साइंटिफिक चेम्बर बनाए जाते हैं, तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, या मैं तुम्हें ग्रुप पे भी इमेज डाल दूंगा जीरो साउंड का मीनिंग क्या होता है। और जीरो साउंड में हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे साउंड को इतनी ज्यादा झिकझिक चिलचिल करने की आदत हो गई है, हमारे जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, कि बिना वो टेंशन लिए रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी जिंदगी में टेंशन खत्म हो जाए तो याद रखो फिर तुम्हें टेंशन आ जाएगा। ऐसी चलती है ना लाइफ आजकल की, भी टेंशन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ले लिया? आई होप लाउडनेस इज क्लियर टू यू। तो लाउडनेस को ऐसे याद रखना, लाउडनेस मतलब चिल्लाना होता है, जो इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है। और तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम्हें ये बात दिखाई दे रही है कि इंटेंसिटी और लाउड में से रिलेशन तो है, बट कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये देखो लॉग लिखा है यहाँ पे, लॉग मैथमेटिकल रिलेशन है वो। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड हियरिंग है, मिनिमम थ्रेशोल्ड हियरिंग है कि इतना साउंड हम सुन सकते हैं। समझ रहे बात को? अगर मैंने इसको यहाँ पे डाला ये वैल्यू को, तो आई की जगह पे मैंने इतना वैल्यू डाला है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा, आई की जगह पे आई नॉट रखा, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ना, राइट। 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? log 1 का वैल्यू क्या होता है भाई? जीरो होता है ना, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं एक नोट करके लिखा देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं ह्यूमन ईयर, वो 10⁻⁻12 है। और मैक्सिमम जो हम सुन सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम बोले तो पेनफुल, जिससे हमारे कानों में पेन होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर जैसे तुम डीजे के पास में जाकर ऐसे जाओगे, कान लगाओगे, तो तुम्हें पता है अपने कान बजने लगेंगे, ठीक है। तो पेनफुल हियरिंग
पेनफुल हियरिंग हैज इंटेंसिटी 1 वैट पर मीटर स्क्वायर। देखो -12 बहुत ही छोटी टर्म है, 0.0000 11 जीरो लगेंगे वहां पे, ठीक है, और उससे मैंने बड़ा के 1 तक के ला लिया, तो ये पेनफुल होती है, पेनफुल होती है। तो इस केस में लाउडनेस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो। 10 log 10 आई नॉट, आई का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, और आई नॉट का वैल्यू -12 होता है, ठीक है। तो सभी जानते हैं -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, प्लस हो जाएगा ना भाई, तो 10 की पावर +12, ठीक है। छोटा मोटा सा नन्ना मुन्ना सा रूल जानते होगे तुम, ये पावर नीचे आ जाने वाला है, पावर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, मतलब 120 हो जाएगा, नहीं 12 × 10, राइट। सो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बोलो। बताओ भाई, समझ आया। तो ज्यादा से ज्यादा हम 120 डेसिबल तक के सुन सकते हैं, बट कि ये भी कैसा है, पेनफुल है हमारे कानों के लिए, पेनफुल है। इससे कम ही साउंड चाहिए, जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो 50 से 60 या 50 से 70 के बीच में होगा, डेसिबल्स में बात कर रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 60 डेसिबल अराउंड, अराउंड, कम ज्यादा। 120 मतलब मैं जो अभी भाषा में बोल रहा हूँ उससे अगर मैं डबल लाउडनेस कर दूं तो तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, तुम्हें लगेगा यार बहुत चिल्ला रहा है सर, ठीक है, पेनफुल हियरिंग, ठीक है। सो दैट इज अ रेंज, ये हमारी रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी में रेंज तो तुम्हें पता थी, ये लाउडनेस की रेंज है। क्लियर 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 क्लियर। डेसीबेल, डेसीबेल, BEL। चलो इस पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी पांडे में जो वेव मोशन है उसको मिक्स कर दिया है स्टैंडिंग वेव्स के साथ, ठीक है, मिक्स कर दिया उसको स्टैंडिंग वेव्स के साथ, तो उसको थोड़ा देखकर करना, स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट होने का है, वरना तुम्हें लगेगा यार सॉल्व नहीं करना हो रहा है अपने से। हाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लिखो। सुपरसोनिक और इंफ्रासोनिक के बारे में नोट्स में लिखा हुआ है, जो मैंने नोट्स आपको अपलोड किए ना, उसमें पढ़ना अच्छे से, ठीक है। सुपरसोनिक और इंफ्रासोनिक। क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, डिटरमाइन स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, determine speed of sound in water and find wavelength of wave and find wavelength of wave having frequency 242 hertz,
जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 242 हर्ट्ज, और ब्रैकेट में बल्क मॉड्यूलस दिया है वाटर का, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर 2 × 10⁹ पास्कल्स, 2 × 10⁹ पास्कल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले नोट कर लो इसको। पेज नंबर वो डीसी पांडे का मेरे पास में अलग वर्जन है, तुम्हारे पास अलग हो सकता है, इसलिए डिटरमाइन स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। पहला सवाल ये है, स्पीड ऑफ साउंड एयर से ज्यादा होगी क्या एयर से कम होगी? एयर से ज्यादा होगी, एयर से कम होगी। एयर में कितनी होती है भाई 330 मीटर पर सेकेंड। तो कैन यू गेस मेरा आंसर ज्यादा आने वाला है या कम आने वाला है? फटाफट 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 बोलो 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 बोलो। हाँ भाई बाकी लोग, माय आंसर विल बी लेस देन 330 और मोर देन 330। लेस देन 330 या मोर देन 330? देखते हैं, चेक करते हैं। अभी मैं कमेंट नहीं करता हूं ताकि तुम्हें खुद रियलाइज हो। मेरी बातों पे भरोसा मत करो, पहले प्रूफ करते हैं यहाँ पे। भैया क्या क्या दिया है? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, मतलब मीडियम की बात चल रही है। और तुम जानते हो जब भी हम मीडियम में बात करते हैं तो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है अंडर रूट इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। बोलो हाँ या ना। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम, करेक्ट, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कौन सी है? तो आगे बढ़ते हैं, वेवलेंथ पता करनी है, ओके ये भी पता करनी है। ये तो फ्रीक्वेंसी है और ये है बल्क मॉड्यूलस, मतलब मीडियम की इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला था ना 3 प्रकार के मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। तो ये √b। और डेंसिटी किसकी लेनी है? मीडियम की। तो मीडियम हमारे लिए वाटर है, वाटर। बोलो बोलो, हैव यू गॉट द फॉर्मूला? हालांकि नोट्स में भी समझाया था मैंने डायरेक्ट, लेकिन एक बार इसको और विस्तार से मैंने बता दिया। अंडर रूट इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस कितना है भाई 2 × 10⁹ और वाटर की डेंसिटी दी नहीं जाती है, अज्यूम करना होता है 1000 kg/m³। राइट, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, √2। पावर ऊपर जाएगी तो 6 हो जाएगी और बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? रूट से बाहर निकालना मतलब डिवाइड कर देना। भाई इसका वैल्यू क्या होता है? 1.414 × 10⁻³ और इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 1414। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सबके आंसर गलत निकले। तुमने मुझे क्या बोला था कि हमारा आंसर क्या आएगा? 330 से कम आएगा। जरा चेक करो, जरा चेक करो कैसा आया है, कैसा आया है? 330 से ज्यादा आया है, ठीक है। अब इसका रीजन भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम खुद पढ़ोगे तो मजा आएगा, तुम खुद पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। जैसे 2 प्रकार के मीडियम होते हैं हमारे पास में, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेरर मीडियम। पढ़ा ना तुमने? तुमने इसमें पढ़ा होगा, लाइट वेव्स में पढ़ा होगा, डेंसर और रेरर, जब तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा होगा। डेंसर और रेरर, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, रिजिड होता है, ऐसे वॉल गया वापस आया, इलास्टिक। और एक होता है रेरर मीडियम जो रिजिड नहीं होता, जैसे वाटर है जो रिजिड नहीं होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार की वेव को स्टडी किया जाता है। हाँ, वाटर जो है रेरर है, वाटर इज अ रेरर मीडियम, ठीक है। सो 2 प्रकार की वेव को स्टडी किया जाता है, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल। तो तुम्हारे दिमाग में जो परसेप्शन भरा हुआ है कि यार रेरर में वेलोसिटी कम होती है,
वो तुमने दिमाग में भरा हुआ है ट्रांसवर्स वेव के बारे में। कौन सी वेव के बारे में? ट्रांसवर्स, मतलब जो रस्सी को पानी में रख के हिलाओगे तो वेव स्लो हो जाएगी। करेक्ट आंसर है। जो तुमने आंसर दिया ना वो ये बात में ध्यान में रख के दिया था कि भाई रस्सी को ऐसे स्ट्रेच करोगे और वेव को ऐसे बनाओगे तो जो वेव स्लो दौड़ेगी। सही बात है, क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन यहाँ शब्द लिखा है साउंड वेव, आवाज। साउंड वेव कौन से टाइप की है भाई? लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल में उल्टा होता है इसका, मतलब रेरर में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बोलो हाँ या ना, कमेंट करो फास्ट। करेक्ट। इसको एक बार नोट्स में दिया हुआ है, डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है। वो जो मैंने टेबल बताया था ना, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, एक में 0 डिग्री का होता है, एक में क्रस जाके ट्रफ वापस आता है। वो चेक करना, तुम खुद चेक करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे भी पीडीएफ लाके 2-3 पेज टर्न कर सकता हूँ, बट उससे बेटर रहेगा कि तुम खुद करो तो ज्यादा वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, चलो दूसरी बात, वेवलेंथ पता करनी है। तो भैया वेवलेंथ कैसी पता की जा सकती है? बोलो 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 बोलो, हाउ टू फाइंड अ वेवलेंथ? बोलो बोलो बोलो। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है ना, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन बोले तो फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा बोले तो वेवलेंथ। करेक्ट, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा क्या हो जाएगी? लैम्बडा हो जाएगी v बाई एन। v कितना आया है? 1414, और वो कितना आया है? 242 है। ठीक है, तो बताओ तो आंसर क्या आता है? तो कैंसिल करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ गए, 2.4। हाँ बराबर, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5.84 मीटर आना चाहिए, 5.84 मीटर। करेक्ट।